नमस्कार, मैं हूँ आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। इस वक्त हम पहुंचे हुए जनपद बरेली की तहसील आंवला विकासखंड रामनगर की तपोभूमि, जिसे राजा द्रुपद की राजधानी और जहां पर द्रौपदी का स्वयंवर भी रचा गया था, ऐसे स्थान पर पहुंचे हुए हैं जिसे रामनगर किला के नाम से जानते हैं। आप सामने देख रहे हैं, ये यज्ञशाला है। रामनगर जो प्राचीन स्थल है, जिसे रामनगर किला के नाम से जानते हैं। सामने आप यज्ञशाला है, उसे देख रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं किला की तरफ। हमारे साथ एक यहाँ के ग्रामीण हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ ये बहुत ही प्राचीन स्थान है और यहाँ पर हर रोज बड़ी संख्या में देखने के लिए लोग प्रदेश के अलावा भी कई प्रदेशों के लोग, उत्तर प्रदेश के अलावा कई प्रदेशों के लोग आते हैं। हमारे साथ यहाँ के एक ग्रामीण है, हम उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है भैया आपका। मैं दयाराम ब्रह्मा, स्थानीय निवासी, ग्राम नुसरतगंज, पोस्ट रामनगर, तहसील आंवला, जिला बरेली का स्थायी निवासी। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। दयाराम जी, जैसा कि ये रामनगर किला बहुत ही प्रसिद्ध है और ये सामने आप देख रहे हैं, ये जो ट्रेन का जो देख रहे हैं आप नमूना, ये ट्रेन की जो डिब्बे देख रहे हैं, इसमें लग रहा है कुछ ढोया जाता होगा इसमें। भैया, ये ट्रेन बहुत ही प्राचीन है और उस समय की बनी हुई है, जिस समय में कोई भी टेक्निकल कार्य नहीं था, ना कोई इंजन वगैरह, कोई भी कुछ नहीं था। इसमें क्या 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 तो क्या ढोते थे इसमें? इससे अंग्रेज जो खुदाई करते थे, उसका जो जो भी सामग्री वगैरह होती थी, एक दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे। अंग्रेज इसकी खुदाई क्यों करते थे? खुदाई वगैरह जो जो भी सामान था, खुदाई भी करी यहाँ पर। जैसे कुछ उन्होंने यहाँ के इतिहास के बारे में जाना। पहले तो खंडर था यहाँ पे, सब कुछ, सब माउंट थे। जब उनका सर्वेक्षण किया एएसआई के द्वारा, भारतीय पुरातत्व विभाग ने, तो यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी हुई कि ये क्षेत्र बहुत ही प्राचीन और बहुत ही धार्मिक क्षेत्र है, जो पांडव कालीन, महाभारत कालीन है। और यहाँ महाभारत काल के बहुत ही प्राचीन अवशेष भी आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात तो किला की तरफ चलते हैं, किला की बातचीत करते रहिए, किला की तरफ चलते हैं। जिससे चलिए, जिसे भीमगढ़ के नाम से भी लोग जानते हैं आजकल। भीमगढ़ के नाम से लोग जानते हैं, उसके बारे में मैं 2 मिनट बात करूंगा आपसे। चलते रहिए कि यह क्षेत्र इस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक मानचित्र में पांचाल महाजनपद की राजधानी रहा ये क्षेत्र। इस क्षेत्र के नाम से भौगोलिक मानचित्र में भी, नक्शा में अंकित है। मगर स्थानीय लोगों को जानकारी न होने के कारण ये क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इस इतिहास में लोग भीमगढ़ कहते हैं आज भी। मगर इसके अंदर जो किला के अंदर है, ये किला है, 6.5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसके अंदर बहुत ही प्राचीन धरोहर हैं, जो भीमगढ़ के नाम से जानते हैं। ये एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो समतल भूमि से 65 फीट ऊंचा है और जिसके ऊपर 8 फीट ऊंची, 3.5 फीट मोटी, ऊपर से टूटी हुई विशालकाय शिवलिंग, जो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भाग में आज भी वातावरण के साथ संघर्ष कर रही है, जिसे स्थानीय लोगों को जानकारी न होने के कारण लोग आज भी इसे भीमगढ़ के नाम से जानते हैं। जबकि ये प्राचीन शिव मंदिर है। एएसआई ने एक्सकवेशन, खुदाई करने के बाद में इस क्षेत्र को डिक्लेयर कर दिया कि ये प्राचीन शिव मंदिर है। और यहाँ पर और भी और दूसरी है, पीछे आप देखते होंगे, फोटो लिया था आपने, वो राजा द्रुपद के द्वारा बनाया गया हवन कुंड है, जिस पर बैठकर हवन किया जाता था। और यहाँ की बहुत ही प्राचीन धरोहर है इस क्षेत्र के अंदर, जो ग्राम नसरतगंज के समीप मसमासी के नाम से जाना जाता है। जबकि भारतीय पुरातत्व विभाग के स्थल में ये कनवरू ताल के नाम से है, मगर यहाँ के लोग मसमासी के नाम से जानते हैं, जिसके लिए अभी है, वर्तमान में है, जिसकी चारों ओर बाउंड्री हुई है। मगर उसका कोई सौंदर्यीकरण न होने के कारण, लोगों को में प्रचार प्रसार न होने के कारण, आज भी इतनी मुख्य धरोहर आज भी हमारे यहाँ पे दबी हुई है, जिसके लिए प्रचार प्रसार न होने के कारण किसी राजनीतिक प्रतिनिधि को ऊपर न पहुंचाने के कारण आज भी वो एक
बेकार धरोहर, इतनी मुख्य धरोहर जिसकी कोई पहचान नहीं क्षेत्र में। जबकि कई बार ऐसा जो नेताओं द्वारा भी यहाँ पर कार्यक्रम कराए गए हैं और उसको लेकर बड़ी कराया गया, हमारा उस चीज को अभी सम्मिलित नहीं किया गया, जानकारी नहीं है। केवल पुरातत्व विभाग के ही एसआई के जो अधिकारी हैं उन्हीं लोगों को जानकारी है, और बगई अभी डिक्लेयर नहीं की गई है वो चीज। ठीक है। अच्छा, ये जगह जगह मंदिर है, इनका क्या महत्व है? ये जो मंदिर है ये भी बहुत प्राचीन मंदिर हैं, जो बाबा कैलाशगिरी और उनके चेला थे केवलदास बाबा, उन्होंने जिंदा समाधि ली थी यहाँ पर उसी समय में। हाँ, जयराम जी, यहाँ की एक बताते हैं लोग, अगर सच्चे मन से कोई अगर रामनगर किले में पूरे दिन अगर रहता है तो उसे कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, ये कहाँ तक सही है? हाँ, ये 100% ठीक है, मगर वो बारिश के दिनों में जब बारिश होती है तो ऊपर की जो समतल जो परत है वो हट जाती है। हटने के बाद में यहाँ पर जो भी सिक्का है या जो भी मोती वगैरह है, जो प्राचीन समय में जो चीज धरोहर एंटीक्विटी वगैरह थी यहाँ की, वो इतिहास के तौर पर जैसे जानी जाती है यहाँ की, वो चीज प्राप्त होती है खुदाई के समय। कभी आपको यहाँ पे प्राप्त हुई? हाँ, खुद प्राप्त हुई है। वैसे तो बहुत लोग को बच्चों को मिलती है, बच्चे ज्यादातर आते जाते रहते हैं, उनके लिए सिक्का है, मोती है, मूर्ति वगैरह है। क्योंकि मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं, अब बताइए इसके बारे में कुछ। भैया, ये समतल भूमि से 65 फीट ऊंचा, जिसके चारों ओर परिक्रमा करने की भी स्थान है, और ये 65 फीट ऊंचा है। इसके ऊपर 8 फीट ऊंची, 3.5 फीट मोटी विशालकाय शिवलिंग, जो ब्रह्मा भाग और विष्णु भाग और रुद्र भाग में आज भी वातावरण के साथ संघर्ष कर रही है, जिसे स्थानीय लोगों को जानकारी न होने के कारण इसे आज भी लोग भीमगदा के नाम से जानते हैं। जबकि भारतीय पुरातत्व विभाग ने खुदाई करने के बाद इसे प्राचीन शिव मंदिर का दर्जा दिया, और जब इसका खुदाई वगैरह होती है तो यहाँ पर ही धार्मिक चीजें जो उस समय में, जैसे मूर्ति वगैरह है, खंडित वगैरह और दीपक वगैरह जहाँ जलाए जाते थे, अन्य सामग्री यहाँ भी चढ़ाई जाती थी, वो भी खुदाई के समय सब प्राप्त होती हैं यहाँ पर, जिससे ये सिद्ध होता है ये प्राचीन शिव मंदिर है। तो जैसा कि आपने पुरातत्व विभाग की बात की है, पुरातत्व विभाग और जो एक तरीके से पर्यटक विभाग है, वो आपके आंवला तहसील में कई जगह सौंदर्यीकरण का काम कर रहा है। मैं सरकार से यही मांग करूंगा, इस क्षेत्र का अगर डेवलप किया जाए, इसका विकास किया जाए, तो यहाँ हजार तो बहुत बड़ी बात, कई हजार लाख लोगों के लिए रोजगार का साधन उपलब्ध होंगे, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ है। 6.5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, त्रिभुजाकार आकार में, जिसके चौहद्दी पर्यटन के बहुत ही मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1 नसरतगंज के समीप जो भी मसमासी ताल के बारे में हम बात कर रहे थे, ये ताल इतना प्रसिद्ध था उस समय में। यहाँ पर ही स्नान करने के बाद में पुरातत्व विभाग के जो इतिहास में मूर्ति वाला ठहरा भी है, जहाँ स्नान करने के बाद में उसमें पूजा पाठ किया जाता था, और उसकी एक कहावत भी बहुत प्रचलित है कि 100 बार काशी 1 बार मसमासी। इस मसमासी में स्नान करना प्राचीन काल में 100 बार काशी में स्नान करने के बराबर था, इतना महत्व था इस मसमासी का, जो ग्राम नसरतगंज के समीप में आज भी जैसे लोगों को देखने आते हैं, मगर सरकार उसके लिए इतनी भूमि ऊपर खाली पड़ी है, अगर उसके लिए सौंदर्यीकरण किया जाए तो वो इतिहास के बारे में लोग जानेंगे। इससे जो किला के नाम से जानते हैं। हाँ, शिव मंदिर। चलिए ऊपर चलते हैं। इसे शिव मंदिर भी कहा जाता है। हाँ, शिव मंदिर है ये भारतीय पुरातत्व विभाग में। लेकिन इसके तमाम नाम है, कोई भीमगदा कहता है, कोई कुछ कहता है, ये क्या है? स्थानीय लोगों को जानकारी न होने के कारण इसलिए लोग इसके लिए अनेक अनेक नाम से जानते हैं। आप देखते होंगे जब भी कोई तीर्थ होता है, कोई त्योहार आता है, तो यहाँ पे पूजा भी करते हैं, दीपक भी लगे हुए हैं, ये प्रसाद भी चढ़ा हुआ है, दीपक जलाए जाते हैं। तो इसकी समतल जमीन से कितनी ऊंचाई है? 65 फीट ऊंचा। 65 फुट ऊंचा। 65 मीटर में 65 फीट है, 65 फीट है। तो इसका मतलब इतने ऊंचे होने का क्या उद्देश्य? ये चबूतरा आप देखते होंगे,
इसमें परिक्रमा करने का साधन था, इसमें मूर्ति लगी हुई थी प्राचीन तक समय में। देखिए देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरे किले में खेती भी होती है। हाँ, खेती होती है, किसानों के नाम है इसमें, वैसा कुछ नहीं है, नाम है। 9 तलों पे बना हुआ है। 9 तल है। कुछ और विशेषता बताइए, जैसे ये 9 तल की बात कर रहे हैं। प्राचीन समय में ये शिवलिंग थी, ये टूटी हुई नहीं थी, इसका पूरा आकार था, जैसे शिवलिंग होती है उसी आकार में था, मगर 3 भागों में थी, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों में थी। मगर आकाशीय बिजली गिरने के कारण बुजुर्ग बताते हैं कि ये खंडित हो गई। इसके एक टुकड़ा ये भाग ये है, इससे नीचे है, और अनेक अनेक लोग जगह जगह इसके जा चुके हैं, कहीं मंदिर में रख लिया किसी ने कहीं रख लिया। ये जो 3 इसके भाग हैं, ये कब की घटना बताई जाती है? ये तो उसके इतिहास में दर्ज है ना, इतिहास पुराना ही है ये। हाँ, इतिहास जो ये पांडव कालीन जिसका इतिहास है एएसआई के पास में, उसके पास इसका सबूत है। इसके बताइए, ये ऐसे जो लोग आप कह रहे हैं कि जानकारी ना होने के कारण लोग इसे भीम गदा बताते हैं। इसके 3 भाग थे, एक भाग ऊपर से खंडित हो गया, दूसरा भाग ये, एक भाग नीचे। ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र, ये 3 भागों में विभक्त थी ये, मगर आकाशीय बिजली गिरने के कारण जब समय समय पर डेली यहाँ पर धार्मिक मान्यता बढ़ती जा रही है, इसकी जो जितने जितने लोग जागरूक होते जा रहे हैं, उतनी इतनी महत्वता इसकी बढ़ती जा रही है। मगर लोग, आपने देखा होगा नीचे गांठें बंधी हुई हैं, लोग अपने अपनी मन्नतें लेके आते हैं यहाँ पूजा पाठ। जिन लोगों को जागरूकता है वो लोग मानते हैं यहाँ पर ही, और अपने जैसे कुछ लोगों की मन्नतें होती हैं अपनी जो पूरी होने के बाद में दोबारा इसके दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर बहुत आने वाले पर्यटकों की लाखों की संख्या में महीना में लगभग इधर उधर आते जाते रहते हैं। जयराम जी, आप ये मैं मतलब आज का जो दौर है वो एक अलग तरीके का दौर है। यहाँ तो आज तो क्रेनें भी है, सारी व्यवस्था है, तो उस समय ये मतलब किस तरीके से यहाँ पर स्थापित किया गया होगा? भैया हमने बता दिया कि ये पांडव कालीन है। पांडव कालीन में कृष्ण भगवान भी रहे होंगे यहाँ। जब भगवान ने जो पर्वत है गोवर्धन पर्वत अगर एक उंगली में उठा लिया तो ये कितना छोटा आकार है, बताओ। उस समय देवी देवताओं के जमाने की बात है ये, बताओ तुम कितनी ताकतवर थे। जब एक उंगली पर पर्वत को उठा सकते हैं तो ये शिवलिंग को क्या क्या चीज है उनकी, बताओ। ये उस समय की है। देखिए कि कितने मतलब एरिया में ये इस समय किला है। 6.5 किलोमीटर एरिया में है, त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ है ये। मगर इसके अंदर जगह जगह जहाँ खुदाई होती जा रही है उतनी धरोहरें इसकी जैसे उजागर होती जा रही हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है। मगर सरकार इसके बारे में अगर विशेष ध्यान दे तो सबसे पहले तो इसके नाम में कितनी भूमि दर्ज है? हमें इसके बारे में पता नहीं है। 88 एक्ट बता दें। ये जो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, पूरे किले में काश्तकार भी खेती कर रहे हैं। हाँ, तो उनके नाम है जो जितने भी जो माउंट हैं जो बने हुए, ये पुरातत्व विभाग की अंडर में आती है, और जो खेती है वो राज्य सरकार के अंडर में आती है। मतलब जो ऊंचा स्थान है वो किसानों का, केंद्र सरकार का है, और जो समतल भूमि है जो किसानों की, ये उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में आती है, जिसमें किसानों के नाम है। तो ऐसा कितना यहाँ पर भाग होगा जो पुरातत्व विभाग के अधीन है? लगभग पुरातत्व विभाग के तो केवल 1/3 भाग में भूमि होगी, बकाया तो सब पुरातत्व विभाग का ही है। 3% तो पुरातत्व विभाग का है और 1% कृषि भूमि है। जयराम जी, यहाँ पर बहुत पर्याप्त जगह है। अगर यहाँ पर अगर बड़ी स्थिति यहाँ की सुधारी जाए और यहाँ पर एक तरीके से बड़ा पर्यटन केंद्र बनाया जाए तो क्या बदलाव आ सकते हैं? भैया आपके लिए ये बताएं, ये क्षेत्र के बारे में विशेष बताएं। ये क्षेत्र रामनगर आई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अहि माने सर्प और छत्र माने छाया। जब भगवान पार्श्वनाथ ने इस खंडों में तपस्या की थी तो सर्पों ने, अहि माने सर्प होता है बताई हमने, और छत्र माने छाया। जब भगवान पार्श्वनाथ ने तप किया था तो सर्प ने अपने फनों के द्वारा उनकी छत्र छाया कर ली थी, जो आपको जैन मंदिर में मूर्ति है वो देखने को मिलती होंगी। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम आई क्षेत्र पड़ा। भौगोलिक मानचित्र में पांचाल महाजनपद की राजधानी आई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में ये राजधानी हुआ करती थी, मगर लोगों में इतनी सोशल मीडिया है और इतने नेता जागरूक हैं अपने प्राचीन धरोहर के बारे में,
फिर भी पता ना इतनी प्रमुख चीज के लिए क्यों सरकार ध्यान नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री सही है, मुख्यमंत्री सही है, क्षेत्र के कोई प्रतिनिधि सही, क्यों इस जगह के लिए ध्यान दिया जा रहा है। मगर हाँ, अब जागरूकता बढ़ती जा रही है। हमें उम्मीद है कि आपकी वीडियो अगर पहुंचेगी लोगों के पास, तो पुनः उच्च अधिकारी या प्रतिनिधि हैं वो इस चीज के लिए ध्यान दें। आपको भी बहुत ये बहुत बता दें, धन्यवाद भैया। यहाँ पर द्रौपदी का भी स्वयंवर रचा गया था। हाँ, द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया था। वो भूमि ये है, वो गड्ढा दिखा रहा है, ठीक है, वो ही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी यादों को जिंदा रखने के लिए वो दिखा रहा है, पुन्नापुर के समीप एक थीम पार्क का निर्माण किया है। उसमें अर्जुन है, वो मछली की आंख में तीर मार मार रहे हैं, वो उसमें है। थीम पार्क में आपको देखने को मिलेगा, इस समय मौजूद है वो। आप कभी आए तो देखना उस चीज के लिए। दोबारा मुलाकात करेंगे तो विस्तार से आपसे बातचीत बहुत करेंगे। और बढ़िया बात भैया, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए हम तो कह रहे हैं, आपकी तरह और भी जनप्रतिनिधि इस चीज को ध्यान हमने एक दें। बार और हमारे हमारे भैया गांव नसरतगंज गाँव है, तो आपको ठीक है, नसरतगंज है, मगर हमारे गांव से मात्र 500 मीटर की दूरी है। आने जाने का कोई मगर आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। पर्यटक आते हैं तो बेचारे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जयराम जी, जैसा तो कि अगर सरकार इस चीज को ध्यान दे दे, मात्र 500 मीटर की दूरी, अगर यहाँ तक कोई यहाँ पे कोई रास्ता का निर्माण किया जाए तो अच्छी जंगली बात जानवर है। तो नहीं अटैक न करते? कोई कोई इस किले के आज तक अंदर, कोई इस तरह की घटना? इस किले के अंदर भैया ये बताते हैं कि बुजुर्गों के जमाने से ही आज तक किसी के लिए सर्प ने नहीं काटा, किसी जानवर ने कोई भी हमला नहीं किया है इस किले के अंदर, और किले से बाहर भी कुछ भी किया हो। क्योंकि जब प्राचीन इतनी यहाँ पर आत्मा है, यहाँ पर प्राचीन, हम तुम चलो शरीर आकर में नहीं देख सकते, फिर भी कोई ना कोई तो यहाँ पर दया दृष्टि है किसी की, जो इतनी भाई जंगल होने के बाद में लोग सुरक्षित हैं यहाँ की। बहुत बहुत धन्यवाद दयाराम जी। ये थे हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी दयाराम जी, जैसा कि इस किला के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी, और आगे भी हम बहुत बड़ी कवरेज करने वाले हैं, और लगातार आपको आज ये किला का पूरा हम पूरा क्षेत्र घूमेंगे, पूरा क्षेत्र दिखाएंगे, किला का पूरा इतिहास आपको बरेली देहात न्यूज के माध्यम से बताएंगे, और लगातार यहाँ के जितने भी यहाँ पर जो स्थान है, प्रसिद्ध स्थान है, उन पर हम बारी-बारी से आपको बारी-बारी से उनकी उनकी विषय में आपको विस्तार से बताएँगे, और अगले एपिसोड में हम इस तरह की वीडियो लाएँगे, आपको पूरा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के इतिहास के बारे में कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।